तो जी डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3-4 बातें कल कर ली थी। हमने कहा था कि डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है। हेलिक्स का मतलब है स्प्रिंग। तो ऐसे लगता है जैसे दो स्प्रिंग आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं। दो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। जो मेन स्ट्रैंड्स हैं वो बने हुए हैं शुगर और फॉस्फेट से। इसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी कहते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, कॉइल हुए हुए हैं, और ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि एक ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, एक नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो पैरेलल हैं, मुतवाजी हैं एक दूसरे के, लेकिन एंटी हैं, मुखालिफ सिमतों में चलते हैं। सिमत कैसे मुतय्यन होती है? सिमत मुतय्यन होती है, एक स्ट्रैंड में पेंटोज का मुंह नीचे की तरफ है, ऑक्सीजन नीचे की तरफ है, दूसरे स्ट्रैंड में पेंटोज का मुंह ऊपर की तरफ है, और उसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। डीएनए को पढ़ते हुए हमेशा हम 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ते हैं। कार्बन नंबर 5 है तो 5 प्राइम एंड, कार्बन नंबर 3 है तो 3 प्राइम एंड वो कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कहा था कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ले लें तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन जब हजारों या लाखों हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल फोर्स बनाते हैं कि उसको अलहदा करना मुश्किल हो जाता है, आसानी से नहीं कर सकते। फिर उनको अलहदा करने के लिए प्रोटीन्स एटीपी इस्तेमाल करती हैं बहुत ज्यादा, और फिर वो डीएनए को अलग कर सकती हैं दोनों टुकड़ों को। दोनों तरफ के स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर रहे होते हैं। अगर एक तरफ है तो दूसरी तरफ, एक तरफ जी है तो दूसरी तरफ सी होगा, एक तरफ टी है तो हमेशा दूसरी तरफ ए होगा। तो एक स्ट्रैंड का आप सीक्वेंस पढ़ लें तो दूसरे स्ट्रैंड का आपको पता लग जाता है। इसको हम कहते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। यहाँ पे आपको दरमियान में बेस पेयर्स नजर आ रहे हैं, जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स बने हुए होते हैं, तो वो चीज नजर आ रही है। और 10 बेस पेयर्स का आपस में दरमियानी फासला 34 एंगस्ट्रॉम्स होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम्स हमने कहा था कि ये एटम्स के दरमियान फासला नापने का या एटम्स के साइजेस को नापने का यूनिट है। ठीक है, और ये होता है बराबर 10⁻⁻10 मीटर्स के। और तो 10 बेसिस के दरमियान 34 एंगस्ट्रॉम का फासला है, तो 2 बेसिस के दरमियान 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा। ये सारी बातें हमें कहां से पता लगी हैं? ये उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, जो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने बनाया था, उससे ये सारी बातें हमें पता लगती हैं। डीएनए का एक धागा अगर ले लें तो वो यूनिफॉर्म 2 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होगा। उसमें एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ जुड़ी हुई होगी, यानी 2 रिंग सिंगल रिंग वाले के साथ जुड़े हुए होंगे, या सिंगल रिंग होगा तो वो 2 वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो हमेशा प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स के साथ जुड़ती हैं। इस वजह से हमेशा दरमियान का फासला जो है दोनों स्ट्रैंड के, वो 3-3 रिंग्स जितना रहता है, और उसकी वजह से उसकी यूनिफॉर्म मोटाई है 2 एंगस्ट्रॉम। और फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे जो रेड और ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे हैं, तो रेड वाले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और ऑरेंज वाले फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो PO4 दोनों तरफ डंडे देखें दोनों के, तो वो रेड 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 चल रहा है। ठीक है, तो जहां पे भी रेड है तो इसका मतलब है यहां पर नेगेटिव चार्ज है, और ओवरऑल फिर वो हजारों नेगेटिव चार्ज मिलकर डीएनए को एसिडिक बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि अगर एक स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस बता दिया जाए तो आप खुद ही उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड का सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं, वो स्पेसिफिकली बताना जरूरी नहीं है। फिर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पे 2 बेसिस के दरमियान, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाया हुआ है। कहानी वही है कि एक तरफ OH है, एक तरफ H है। ठीक है, H और OH आपस में मिलकर निकल जाएंगे। ठीक है, पानी बाहर निकल जाएगा और पीछे बनेगा फॉस्फेट का बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन के साथ, और इसी तरह फॉस्फेट का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के थ्रू इस कार्बन के साथ बना हुआ है।
ठीक है। तो ये POC बॉन्ड एक तरफ और POC बॉन्ड दूसरी तरफ है, तो ये ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये एस्टर बॉन्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन ने दोनों तरफ से जोड़ा हुआ है। दरमियान में फॉस्फोरस भी हेल्प कर रहा है, तो फॉस्फो हो गया, और दो एस्टर बॉन्ड्स हैं तो डाई एस्टर हो गया, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। फिर हम कहते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो यहां पे आपको वो चीज दिखाई हुई है कि अब यहां पर देखें तो ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है पेंटोज की, और यहां पर कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए से अगला न्यूक्लियोटाइड है, कार्बन नंबर 3 के साथ अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 के साथ अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, और यहां पर कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक OH मौजूद है जिसके साथ अगला न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल जुड़ सकता है, और उससे अगला और उससे अगला, और वो जुड़ते जाएंगे और हजारों की तादाद में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये वाला स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, यानी 5वें कार्बन से एरो लगाएं तीसरे कार्बन की तरफ तो वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। उसके मुकाबले में यहां पर देखें तो यहां पर वही चीज एग्जैक्टली उल्टी हो गई है बस, ठीक है। तो वही पेंटोज शुगर है, ये उसका कार्बन नंबर 5 है जो CH2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ऊपर कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट के थ्रू एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट के थ्रू एक और न्यूक्लियोटाइड, और फिर एक और न्यूक्लियोटाइड, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक OH ग्रुप अब फारिग है, और इस OH के साथ भी मजीद न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर इसमें 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 3 की तरफ का एरो लगाएंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ एरो बनेगा। तो ये हम मतलब एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा स्ट्रैंड नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब एक आपकी बॉडी के अंदर कितना डीएनए होगा वो फिक्स्ड है। आपकी मसलन आपके सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और मखसूस मिकदार है डीएनए की। हमने बात की थी कि आप अगर जनाब आप अपनी बॉडी का तमाम तर डीएनए निकाल कर लाइन वाइज लगा लें तो यहां से चांद तक, चांद से वापस, फिर जमीन तक, फिर चांद और जमीन, और चांद और जमीन के इर्द गिर्द लपेटते जाएं तो तकरीबन कई हजार दफा आप जमीन से लेकर चांद तक उस डीएनए को लपेट सकते हैं जो सिर्फ आपकी बॉडी में है, ठीक है। अगरचे वो बड़ा डेलिकेट है लेकिन वो इतना ज्यादा डीएनए है कि कई दफा, हजारों दफा चांद तक जा सकता है, और तकरीबन 600 दफा सूरज तक फासला तय हो सकता है लपेटते जाएं तो, ठीक है। तो अच्छा खासा मिकदार में डीएनए मौजूद है। लेकिन एक सेल में कितना डीएनए मौजूद है? वो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और इसी तरह अब आपके सेल में चेक करें, मेरे सेल में चेक करें, किसी और के सेल में चेक करें तो सारों के सेल्स में, तमाम इंसानों के सेल्स में 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे, 48 नहीं हो सकते। उसके मुकाबले में अगर किसी चिंपैंजी का चेक करेंगे या किसी बंदर का चेक करेंगे तो उसके पास 48 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो वो उनके पास उनके फिक्स अमाउंट ऑफ डीएनए, हमारे पास हमारी फिक्स अमाउंट ऑफ डीएनए, और कितने क्रोमोसोम्स हैं, मतलब हर क्रोमोसोम की एक फिर मखसूस लंबाई होती है, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी में मुख्तलिफ अमाउंट का डीएनए पाया जाता है। अलबत्ता आपके जर्म सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है। जर्म सेल्स कहते हैं एग्स और स्पर्म्स को, तो एग और स्पर्म के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, उसकी वजह से डीएनए की अमाउंट हाफ हो जाती है। जब वो स्पर्म सेल्स आगे, स्पर्म और एग दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में मिलते हैं तो आधा माँ की तरफ से आधा बाप की तरफ से मिलता है और एक नया इंसान बनता है जो जिसके पास दोबारा से 46 क्रोमोसोम्स वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए लिखी हुई है, वो थोड़ी सी जो वेरिएशन 0.1 0.2 की आ रही है वो कह लें कि मतलब मेजरमेंट के एरर की वजह से है, वरना अदरवाइज कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। तो चिकन का और कार्प एक तरह की मछली है, तो उनके अंदर डीएनए की अमाउंट का फर्क यहाँ पर टेबल में दिखाया हुआ है। अब डीएनए आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। क्या करता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर्टीज कैसे कैसे बननी है और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होना है, यानी आपने बनना कैसे है, कौन सा सेल कहां पे होना चाहिए, कैसे बनेगा, क्या काम करेगा,
वो काम कैसे कैसे होने हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर लिखी हुई होती है। वो कैसे कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है प्रोटीन्स बनाने से। रेड ब्लड सेल है तो हीमोग्लोबिन वहां पर बनेगी, मसल सेल है तो एक्टिन और मायोसिन वहां पर बनेगी, हेयर सेल है या स्किन सेल है तो केराटिन वहां पर बनेगी। तो किस सेल में कौन सी प्रोटीन बन रही है, उससे वो कंट्रोल करता है कि उस सेल ने क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और वो सेल खुद देखने में कैसा लगेगा उसको भी। अब ई कोलाई का अगर एक सेल का डीएनए निकाल लें, ई कोलाई एस्केरिशिया कोलाई आपको पता है मॉडल बैक्टीरियम है हमारे पास, एक हमारा पालतू बैक्टीरियम है, हमारे पेट में पाया जाता है। और हमें जहां पे भी बैक्टीरिया पे रिसर्च करनी हो तो हम ई कोलाई को अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ई कोलाई के एक सेल में तकरीबन 5 मिलियन बेसिस है। 5 मिलियन का मतलब है 50 लाख, एग्जैक्ट अमाउंट लिखी हुई है 46 लाख बेसिस उसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये बेसिस मखसूस तरतीब में है तो इसका कुछ मतलब बनता है, ठीक है। एक खास तरतीब से जुड़ी हुई है और उनका फिर मखसूस मतलब बनता है। और फिर एक जुमला बनाने के लिए आपको कितने अल्फाबेट्स चाहिए होते हैं? 26 तरह के अल्फाबेट आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में। उर्दू में होंगे तो 36 या 37 हमजा वगैरह को शामिल कर लें तो 36 हैं। अगर एक जुमला आप उर्दू में आपने लिखा 36 अल्फाबेट में, फिर वही जुमला आपने एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह मैसेज करते हुए लिखते हैं रोमन में, तो वो आप अंग्रेजी के अल्फाबेट से लिख सकते हैं। सेम जुमला है कि मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, उर्दू में मैंने बोला, लेकिन आप अंग्रेजी वाली अल्फाबेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने हैं? 26 हैं। तो 36 अल्फाबेट वाली इंफॉर्मेशन आपने 26 अल्फाबेट के जरिए से लिख दी। अच्छा, हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ऐसी जुबान हो जिसमें 16 अल्फाबेट्स हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी वही बात लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। अगर कोई 6 अल्फाबेट वाली हो उसमें भी लिखी जा सकती है। 4 अल्फाबेट वाली हो तो यही बात आप उन 4 अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डीएनए के अंदर टोटल 4 अल्फाबेट्स हैं। कौन कौन से? ATGC है, 4 अल्फाबेट हैं। और उन 4 अल्फाबेट में लिखा जाता है कि कौन सी चीज लेके आनी है, क्या बनाना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन बनानी है तो ये चीजें जोड़ते जाएं। 141 अमीनो एसिड ये वाले, फिर 141 अमीनो एसिड ये वाले, फिर 146 अमीनो एसिड ये वाले और 146 अमीनो एसिड ये वाले, सारों को इस तरतीब में जोड़ेंगे तो हीमोग्लोबिन बन जाएगी, ठीक है। तो वो डीएनए के अंदर लिखा हुआ है और उन 4 अल्फाबेट्स की मदद से लिखा हुआ है। अब यहां पर ई कोलाई के केस में सैकड़ों जीन्स हैं और हजारों की तादाद में जीन्स हैं। टोटल तादाद यहां पर लिखी हुई है 4228 मुख्तलिफ तरह की। वो एक छोटा सा सेल जो आपके सेल से 1000 गुना छोटा है, वो 4000 मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स बनाता है। आपकी बॉडी में रफली 25,000 मुख्तलिफ तरह की जीन्स पाई जाती है, ठीक हो गया जी। इसी तरह हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, इसका जीनोम पहली दफा सीक्वेंस किया गया था 28 जुलाई 1995 को, ठीक है। उसके कंप्लीट जीन्स का सीक्वेंस हमने मालूम किया कि कहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ई कोलाई का मालूम किया कि उसमें कहां पर क्या लिखा हुआ है। फिर 2001 में ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट सीक्वेंस हमने मालूम किया कि हमारे डीएनए के अंदर कहां पर क्या लिखा हुआ है।